मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मुझे अपनी उम्र के लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पक्की उम्र के मर्दों का चस्का था। मेरा संबंध हाई सोसाइटी से था। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती थी। देश विदेश की बिजनेस डील करने में बिजी रहते थे। मेरी माँ की अपनी अलग सोशल एक्टिविटीज थी। कभी किसी पार्टी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज पार्टी, तो कभी एवर्सिटी पार्टी। उन्हें पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मजबूर थी, अपनी किस्मत से लाचार थी। मेरे माँ बाप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। बचपन में मुझे इस बात का दुख होता था कि मैं अपने माँ बाप के साथ समय बिताऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी अपनी अलग एक्टिविटीज होती चली गई। मैं भी अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। मैं धीरे धीरे एक खुदगर्ज टाइप की लड़की बन गई थी। मुझे सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब रह गया था। मैं जो हासिल करना चाहती थी वह किसी भी प्रकार कर लेती थी। मैं बचपन से ही बहुत अलग मिजाज की लड़की थी। मैंने 16 साल की उम्र में ही कई बार सारी हदें पार कर ली थीं। सोसाइटी के आवारा लड़कों से मेरी दोस्ती थी और मैं उन लड़कों से रिश्ता बना चुकी थी। कभी कभी तो मैं 40-42 साल के मर्द के साथ भी अपनी मर्जी से रिश्ता बना लेती थी। बल्कि ज्यादा उम्र के मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। कम उम्र के लड़कों से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। ये मेरा एक अलग ही शौक था। लोग इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जबकि मैं इन चीजों में पड़ चुकी थी। मेरी माँ को मेरे बारे में सारी बातें मालूम थी कि मैं क्या करती फिर रही हूँ, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वह मेरी अच्छी परवरिश करती। वह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। और फिर हमारे जैसे हाई सोसाइटी में, अमीर घरों में लड़कों से दोस्ती करना कोई गलत नहीं समझा जाता था। मेरी माँ भी इस बात को जानती थी कि लड़कों के साथ मेरी दोस्ती है और यह दोस्ती सारी हदें पार कर जाती है। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका। बस धीरे शब्दों में मुझे समझा दिया था कि कभी असुरक्षित संबंध मत बनाना। इस वजह से भी मुझे खुली छूट थी। इस बार भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौक के अनुसार एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ संबंध बनाऊंगी। और मुझे जो पसंद आया वह मेरे इंग्लिश के टीचर थे, जो मुझे बहुत पसंद थे। क्योंकि एक तो उनकी उम्र मेरी सोच के अनुसार थी, लगभग 40 से 45 साल के, और दूसरा मुझे वह मर्द बड़ा ही जुनूनी जैसा लगता था। उसकी आंखों में भी मुझे देखकर चमक उभर आई थी, जिसकी वजह से मैं फौरन ही उसकी तरफ खींची चली जाती थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरे गलत कामों में पड़ चुकी थी। जो गलत शौक पाल रखे थे, उनकी वजह से पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। और मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे जरा से भी नंबर कम आते थे तो मैं किसी भी टीचर के साथ कोई ऐसा काम कर लेती जिसकी वजह से फौरन मेरे पेपर के नंबर बढ़ा देते थे। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। मैं जानती थी मैं इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं दे पाऊंगी, और मुझे उस टीचर के साथ संबंध बनाकर मुझे टीचर को अपने जाल में फंसाना था, जिससे कि मेरे पेपर के नंबर बढ़ जाए। पेपर हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़े दिनों के बाद पेपर्स की चेकिंग शुरू हो गई। मेरा पेपर चेक हुआ तो सर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे डांटते हुए कहने लगे, पूजा, ये क्या हरकत है? ये आपने किस तरीके का पेपर दिया है? टीचर की पर्सनैलिटी काफ़ी रौबदार थी। उनके बोलने का अंदाज भी ऐसा था कि सामने वाला इंसान एकदम से डर जाए। वो मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोल रहे थे। उनकी निगाहें मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं और मैं उनकी निगाहों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। मैं उम्र में तो सिर्फ 15 से 16 साल की थी, लेकिन जो जो काम मैं इस उम्र में कर चुकी थी, मैं समय से पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सर, माफ़ कर दें, पता नहीं कैसे पेपर इतना ख़राब हो गया। ये कहते कहते मैं सर के बिल्कुल करीब चली गई थी। इतना करीब कि मैं सर की सांसों और सरसराहट साफ सुन सकती थी। मुझे इतना करीब देखकर सर हड़बड़ा गए थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उनके करीब हो जाऊंगी। कहने लगे, पूजा, ये सब गलत है। तुम गलत राह पर जा रही हो। तुम अभी छोटी हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मैं धीरे धीरे सरक सरक कर और भी करीब हो गई थी। मुझे पता था कि सर सिर्फ यह जो बातें कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावटी थीं। हालांकि उनका दिल भी अंदर से मचल रहा था मुझे बाहों में भरने के लिए।
और फिर वह खुद पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगे। वह एकदम जुनूनी से हो गए थे। ऐसा लगता था न जाने कितने वर्षों से औरत ना मिली हो। और फिर वह सब कुछ हो गया जो मैं चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे। और फिर यह सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि आए दिन मैं अपने टीचर के साथ यह काम करती रहती थी। अब मैं अपने टीचर के सबसे पसंदीदा बच्चों में गिनी जाती थी। कोई भी काम होता तो सारे स्टूडेंट मेरे पास आकर ही विनती करते थे कि सर के पास जाकर उनका काम करवा दो। लेकिन अचानक ही मेरे इंग्लिश वाले सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं आ सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैं अपने सर की दीवानी हो गई थी। अब तो अंग्रेज़ी वाले टीचर के अलावा कोई दूसरा टीचर मुझे भाता ही नहीं था। उनकी वह भरपूर मर्दाना पर्सनैलिटी ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। 45 साल की उम्र में भी उनके अंदर ऐसा जुनून था कि मैं उनकी दीवानी बन बैठी थी। और जब उन्होंने स्कूल आना बंद किया तो मैं परेशान हो गई थी। अब मैं उनके एक झलक पाने के लिए तड़प रही थी। सर की मजबूत बाहों के समाने जाने लिए मचलने लगी थी। दिन रात पागलों की तरह मैं घर के इधर उधर घूमती रहती थी। पता नहीं मुझ पर यह कैसा नशा सवार हो गया था। मेरी माँ ने भी मेरी बेचैनी देख ली थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रही थी। मुझे हैरत होती थी कि मेरी माँ मुझे इन कामों से क्यों नहीं रोकती। वह मुझ पर ध्यान देती भी कैसे मेरी और उनकी मुलाकात दिन में बस सुबह नाश्ते की टेबल पर होती थी और कभी कभी तो पूरा दिन बिना झलक देखे निकल जाता था। मेरी माँ सुबह सवेरे तैयार होकर निकल जाया करती थी। मेरे पापा भी अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। मेरी माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। शायद उनकी नज़र में यह सब कुछ गलत नहीं था। उन्हें लगता था कि यह हम अमीर लोगों के शौक होते हैं, जिनके बिना लोगों की शान अधूरी रहती है। इसलिए वह मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। बस अपने कामों में बिजी रहती थी। मैंने अपनी माँ को नज़रअंदाज किया और मैं फिर से अपने सर को याद करने लगी। मेरे अंदर की बेचैनी सिर्फ मेरे सर ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके अलावा मुझे अब कोई दूसरा मर्द भाता ही नहीं था। एक दिन मेरे माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मैं घर में अकेली बैठी हुई बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। बार बार बेचैनी हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए जो कम से कम मेरे अंदर की इस बेचैनी को खत्म कर दे। मेरे अंदर की हवस मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। अभी भी मैं तड़प रही थी कि तभी मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा था। मुझे लगा मेरे माँ बाप आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे चाचा जी खड़े थे। वह मेरे सगे चाचा नहीं थे। मेरे पापा के मुंह बोले भाई थे और मैं उनको चाचा ही कहा करती थी। उम्र यही कोई 40 से 45 के लगभग थी। वह मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराए थे। पूछने लगे कि पूजा बेटी भैया घर पर हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट का मतलब तो नहीं समझी थी, लेकिन यूं ही बेमन से बोल दिया कि नहीं, पापा घर पर नहीं है। वह मम्मी के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। घर पर मैं अकेली हूँ। ये बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में एक चमक ही उभर आई हो। वो मुझे एक तरफ करके घर के अंदर आ गए। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि वह ज्यादा हमारे घर नहीं आते थे। जब भी आते तो उस समय पापा घर पर होते थे, तब भी वह बातें करते थे। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में आना मुझे चौंका गया था और मेरे दिमाग में एकदम ही ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने अंदर की बेचैनी अपने चाचा से पूरी कर लूं। पहले तो मुझे अपनी इस बात को सोचकर ही शर्म महसूस हुई थी, क्योंकि वह उम्र में काफ़ी बड़े थे और मैं उनसे चाचा भी कहती थी। भले ही वह मेरे सगे चाचा नहीं थे, लेकिन मुंह से तो उन्हें चाचा ही बुलाती थी। और अगर यह बात मेरे घर में मालूम हो जाती तो मेरे माँ बाप ना जाने मेरा क्या हाल करते कि मैं बाहर तो मुंह मार ही रही हूँ। मैंने अब यह काम घर के अंदर भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो एक अलग ही आग में जल रही थी। मेरे अंदर की तड़फ मुझे बेचैन कर रही थी और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे चाचा सामने ही बैठे हुए थे और मुझे काफ़ी गहरी निगाहों से देख रहे थे। मैं उनके सामने खड़ी हो गई और थोड़ी अदाएं दिखाते हुए पूछने लगी, चाचा जी, पानी पियोगे क्या? चाचा जी कहने लगे, हाँ ज़रूर, मैं पानी पी लूँगा। अगर तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे पानी पिलाओगी तो अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर तो दाल पकी पकाई है। मैं फौरन पानी का गिलास लेकर आई।
पहले तो मेरा इरादा गिलास टेबल पर रखने का था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने पानी का गिलास उनके होठों से लगा दिया और खुद उनकी गोद में जाकर बैठ गई। यह तो उनके लिए खुली इजाजत थी कि वह मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैं किस कुएं में छलांग लगाने जा रही हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर चुकी हूं। मेरा दिल काफी तेजी के साथ धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था जो मैं कर रही हूं वह बहुत गलत कर रही हूं। लेकिन मैं अपनी हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये बात मेरे घर में मालूम हो जाती तो मेरे माँ बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। और मुझे यह भी मालूम था कि यह मर्द जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये पक्की उम्र का मर्द था, पर मैं कमजोर कच्ची उम्र की लड़की थी। ये मेरा क्या हाल करेगा? मैं शायद यह सोचकर भी सुकून से थी, क्योंकि अब तक मैंने कई ज्यादा उम्र के मर्दों के साथ रिश्ते बनाए थे, तो मैं इस मर्द को भी झेल लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मर्द मेरा क्या हाल करेगा। मेरा पानी उनके लबों से लगाने की देर थी कि उन्होंने वह गिलास साइड पर रखा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अचानक ही मुझे चूमने लगे। और उसके बाद जो हुआ, मेरी तो चीख उस पूरे कमरे में निकलने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद में उजड़ी हुई हालत में बैठी हुई थी। मैं बहुत से मर्दों के साथ वक्त बिता चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे चाचा मेरी ऐसी हालत कर देंगे। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह मुझे इस खराब हालत में छोड़कर जा चुके थे। मेरी हालत किसी बेजान गुड़िया की तरह थी। मैं एक तरफ को लुढ़क गई थी। आज मुझे अपने आप बहुत गंदा महसूस हो रहा था। मैंने यह काम कई मर्दों के साथ किया था, दुकान वाले चाचा के साथ, स्कूल में टीचर के साथ, पानी देने वाले अंकल के साथ। लेकिन आज जब यह काम अपने चाचा के साथ किया तो मुझे अपने आप बहुत गंदा महसूस हो रहा था, क्योंकि जो हरकत उन्होंने मेरे साथ की थी और जिस तरीके से वह मेरे साथ रिश्ता बना रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बहुत रोई थी और उनके आगे गिड़गिड़ा कर विनती की थी कि मुझे छोड़ दो। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा था तो मेरी हड्डियों को तोड़कर रख दिया था। मेरे शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं बार बार खुद को कोस रही थी कि आखिर मैं क्यों उनकी गोद में जाकर बैठ गई और अपने आप को उस गंदे इंसान के हाथों में सौंप दिया। मैं बहुत रोई थी। मेरा ये दुख ऐसा था जो मैं सिर्फ अकेली मना सकती थी। अपना ये दुख न किसी को बता सकती थी और न ही सुना सकती थी। थोड़ी देर बाद जब मेरी माँ घर आई और मेरी हालत देखी तो काफी परेशान हो गई। मुझसे पूछने लगी कि इस बार किसके साथ मुंह काला किया है और घर के अंदर ये हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे आज़ादी दी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि तू घर के अंदर ही अपना मुंह काला करे। मैंने तुझे तेरे बॉयफ्रेंड बनाने पर भी कोई रोक टोक नहीं की थी, लेकिन तेरे अंदर पता नहीं कौन सी आग भरी है कि वह आग तेरे बॉयफ्रेंड से ठंडी नहीं होती। बताओ, आज घर पर कौन आया था? लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। पापा घर आते इससे पहले ही मेरी माँ मुझे जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले गई थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे चाचा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकले थे। उन्होंने 2 घंटे मेरे साथ गुजारे थे और इन 2 घंटों में कई बार मेरा इस्तेमाल किया था। मैं चाहकर भी उनसे खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और खुद ही मुझे नहलाया था। मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं खुद ही नहा लेती। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं अपने हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। मुझे आज अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मैं बार बार खुद को कोस रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा न करती तो आज मेरी हालत ऐसी न होती। मेरी माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी कि बताती क्यों नहीं, घर में कौन आया था, किसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है। लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं यह बात उनके सामने रख देती हूँ कि मैंने आज किसके साथ वक्त बिताया है, तो वह अपना सर दीवार पर दे मारती, मेरी ही जान ले लेती। वह कैसे यह बर्दाश्त करती कि मैं अपने ही चाचा के साथ ही, वह तो मेरा गला ही दबा देती। इसी वजह से मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी। लेकिन कुछ भी कहो, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अगले दिन भी मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही रहा, लेकिन मैं जल्द ही ठीक हो गई थी
और फिर से मेरी वही आवारा गर्द शुरू हो गई थी, जहां मुझे अपना शिकार नजर आता। मैं उसके साथ अपना काम निकाल लेती। मैं इस काम में इतनी परफेक्ट खिलाड़ी हो चुकी थी कि मुझे सामने वाले की आंखों से नजर आ जाता था कि वह मेरे साथ क्या करना चाहता है, वह मेरे बारे में कैसे ख्याल रखता है, और उस हिसाब से मैं उस इंसान को फंसाने में आसानी महसूस करती थी। बहुत से लोग मेरी तरफ जल्दी ही ध्यान दे देते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिनको फंसाने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी। मर्द तो मर्द ही होता है। थोड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन वह भी मेरे जाल में फंस ही जाता था। मेरा शिकार ज्यादातर 30 साल के ऊपर के मर्द रहते थे। 30 से 45 साल के मर्द मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते थे, मुझे बहुत सुकून देते थे, क्योंकि बड़ी उम्र के मर्द पहले ही हवस के पुजारी होते थे, और मुझ जैसी कमसीन हसीन लड़की जब उन लोगों को मिल जाए तो वो लोग दीवाने हो जाते हैं और मुझे किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ते थे। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था और मैं हर रोज यह काम करती आ रही थी। एक दिन मेरे माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे कि अचानक एक कालीन बेचने वाला आदमी हमारे दरवाजे पर आया। वो दरवाजा खटखटाकर पूछने लगा कि बहन जी, कालीन लेना है क्या? मैं आज भी बहुत बेचैन थी, किसी शिकार की तलाश में थी। मुझे तो उस काम की लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी तौर पर अपनी इस बेचैनी को किसी न किसी के जरिए पूरी कर लेती थी। लेकिन आज मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। मैं घर में भी अकेली थी। जब मैंने उस कालीन वाले को देखी तो मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। वह देखने में काफी खूबसूरत आदमी था। सफेद सुर्ख रंगत, लंबा चौड़ा सा मर्द। मुझे एकदम ही उसको देखकर ख्याल आया, क्यों ना मैं इसके साथ ही आज का काम निकाल लूं। मैंने अपने प्लान के अनुसार उस आदमी को अपनी अदाओं की जाल में फंसा लिया। वो शायद मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता था। मेरी इस तरह की हरकत पर वह चौंक गया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहकता चला गया। मैंने उस कालीन वाले को बहाने से घर के अंदर बुला लिया था और फिर कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी इस हरकत पर उसके हाथों से कालीन छूट गए थे। अब वह मेरे करीब हो गया था, क्योंकि मेरी तरफ से पूरी इजाजत थी कि वह कुछ भी कर सकता है। कुछ ही मिनट में उस कालीन वाले ने मुझे संतुष्ट कर दिया था। उसके जाने के बाद आज मुझे फिर से एक बार अफसोस हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बुरी लड़की मुझे यह गलत काम करवा रही थी। मेरे अंदर बुराई बैठ चुकी थी और इस बुराई के बिना मेरी जिंदगी नहीं गुजरती थी। मेरी आंखें बुझ रही थीं। थोड़ी देर बाद वह आदमी चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं खुद को फौरन ही संभाल ली थी, क्योंकि अगर आज मेरी माँ आ जाती और मेरे खराब हालत देख लेती तो न जाने मेरा क्या हाल करती। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी माँ भी मुझे जांच हुई नजरों से देख रही थी। बार बार मुझसे पूछती, तुम्हें क्या हुआ है? दिन बदन इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? मैं भी अपनी हालत से परेशान थी। दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। अब तो मेरे मुंह के अंदर छाले भी पड़ रहे थे और मेरे शरीर पर भी निशान आने शुरू हो गए थे। मेरी हालत को देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे माँ बाप भी मेरी हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वह इतनी कमजोर होती जा रही है। पहले तो मेरी माँ मुझे पास के ही एक क्लिनिक पर लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दे दी और कहने लगे शायद एलर्जी वगैरह हो गई है। कुछ दिनों तक मैं वह दवाइयाँ खाती रही, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। धीरे धीरे भूख खत्म होती जा रही थी और शरीर दिन बदन कमजोर होता जा रहा था। शरीर पर छाले भी बनने लगे थे। जब उस डॉक्टर की दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरी माँ मुझे एक बड़े अस्पताल लेकर गई, लेकिन उन्होंने भी कोई खास बीमारी का नहीं बताया। यही बोल दिया शायद मुंह की गर्मी की वजह से छाले हो गए हैं और शरीर पर एलर्जी हो गई है। लेकिन मैं कुछ भी खा पी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपने गले के अंदर तक छाले महसूस हो रहे थे। उधर मेरे माँ बाप मेरी हालत को देखकर बहुत परेशान थे। मैं हर आए दिन जो लोगों के साथ संबंध बनाती थी, अब मेरा दिल इन कामों से भर चुका था। अब मेरा दिल ही नहीं करता था। ये सब काम करने के लिए बस मैं अपने कमजोर शरीर के साथ बेबस मजबूर थी। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे माँ बाप मुझे हर रोज किसी न किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते, तो कभी किसी बाबा के पास लेकर जाते कि शायद मेरी तबीयत में सुधार आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाती। और एक दिन तो मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई।
मुझे उल्टियां आनी शुरू हो गईं। मैंने कुछ नहीं खाया था, उसके बावजूद भी मुझे उल्टियां हो रही थीं। मेरा पूरा गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। मेरे चेहरे पर जगह जगह निशान आ चुके थे। मेरी माँ मेरी हालत से बहुत परेशान हो रही थी। वह फौरन मुझे अस्पताल लेकर भागी थी। अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो वह भी डर गई थी और उसने फौरन ही टेस्ट लिखकर दे दिए। और जब मेरे टेस्ट हुए और रिपोर्ट सामने आई तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। मुझे तो अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह डॉक्टर क्या बोल रही है। मेरी माँ ये सब खबर सुनकर जमीन पर गिर गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर यह क्या बोल रही है। मेरी माँ को मेरे गलत कामों के बारे में पता था। उन्हें पता था कि मैं हर रोज नए मर्दों के साथ संबंध बनाती हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कभी नहीं रोकने की कोशिश की, बल्कि दबे शब्दों में मुझे समझा दिया था कि फौरन से नहा लेना, खुद को साफ सुथरा रखना, सेफ रखना। लेकिन उस दिन जब वह कालीन बेचने वाला मेरे करीब आया था तो मैं बस ऐसे ही खुद को साफ कर ली थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी। जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी, मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि मैं एक ऐसी बीमारी में घिर चुकी थी जो लोगों के साथ संबंध बनाने से हो जाती है, अय्याशियां करने की वजह से होती है। यानी कि मुझे एड्स हो चुका था, और यह बीमारी कोई आसान बीमारी नहीं होती। लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो डॉक्टर काफी नफरत और हीन भाव से मुझे देख रही थी। वह समझ चुकी थी मेरे कारनामे क्या थे, जबकि मैं जब से यह बात सुनी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे थोड़ा बहुत इस बीमारी के बारे में मालूम था जब मैं एक सीरियल देख रही थी। उसके बाद मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई थी कि यह बीमारी किन लोगों को होती है, और इस बीमारी के बाद इंसान को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उस इंसान की जल्दी से जल्दी मौत हो जाती है। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। तड़प तड़प कर उसकी मौत आती है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर बैठी हूँ, जबकि मेरी माँ भी अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। कहने लगी, पूजा, मैंने तुझे कितना समझाया था। शुरू में मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे लगा तू नहीं मानेगी तो मैंने तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन तुझे यह भी समझा दिया था कि तुझे खुद को सेफ्टी रखना है। लेकिन तूने यह क्या कर दिया? ये क्या कर बैठी तू? अब मैं तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? दुनिया जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगी? हम दोनों ही रो रहे थे। मेरे बाप को जब मेरी माँ ने घर जाकर यह बात बताई तो वह भी हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे पापा का तो इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। बस मेरी माँ ही इन बातों को जानती थी। और आज मुझे अपनी माँ पर भी अफसोस और गुस्सा आ रहा था कि जब उन्हें मेरे बारे में सारी बातें पता थीं तो उन्होंने मुझे इन बात के लिए रोका क्यों नहीं। मेरे पापा यह खबर सुनकर सर पकड़कर बैठ गए थे। वह गुस्से से मेरी माँ पर चीखने चिल्लाने लगे, जब तुम्हें मालूम था तुम्हारी बेटी गलत कामों में पड़ चुकी है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी माँ ने रोते हुए कहा कि यह मेरी बात नहीं मानती थी, तभी मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी बात नहीं मानती और ये बिगड़ चुकी है तो तुमने इसकी शादी क्यों नहीं कराई? तुम कम से कम मुझे बताती तो सही, मैं इसकी समय पर शादी कर देता। मेरी माँ सर झुकाए सारी बातें सुन रही थी और बर्दाश्त कर रही थी, जबकि मैं एक कोने में बैठी सिसक रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी मेरी मौत अब जल्द होने वाली है। और इतनी दर्दनाक मौत का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे पापा मेरे करीब आए और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, अच्छा हुआ जो तेरे साथ ये हो गया, और भगवान ने चाहा तो तुम कुत्ते की मौत मरोगी। तुम जैसी औलाद से अच्छा है कि मैं बे औलाद होता। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा गला घोड़ देता। वह मुझे थप्पड़ मारकर जा चुके थे, जबकि मैं अपनी हालत से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब दिन बदन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं बहुत कमजोर भी हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर आ जाती तो मेरी हालत को देखते ही लोगों को खबर हो जाती कि मुझे क्या हो गया है। लोग मुझसे नफरत करते, क्योंकि ऐसे लोग नफरत के काबिल ही होते हैं, और इस नफरत में लोग मुझे पत्थर मारते, और मैं इसी लायक ही थी। मुझ जैसी गंदी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा था। अपनी हवस मिटाने की खातिर कालीन बेचने वाले आदमी, पानी देने वाले अंकल, सामान बेचने वाले अंकल और अपने टीचर तक को नहीं छोड़ा था।
और जो आखिर में मेरे साथ हुआ था वह मेरे सामने था, जो मेरी मौत बनकर मेरे लिए आया था। उस कालीन वाले आदमी के साथ संबंध बनाकर अब उसका मैं भुगत रही थी। यकीनन उस आदमी को भी एड्स का मर्ज था, जिसकी वजह से मुझे भी यह बीमारी हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसती थी कि मैंने उस कालीन बेचने वाले के साथ क्यों वक्त बिताया था। अगर मैं उस कालीन बेचने वाले के साथ यह काम ना करती तो आज मेरी यह हालत ना होती, बल्कि मैं भी सेहतमंद होती। काश मैं ये गलत कामों में ना पड़ी होती तो मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर भगवान के कहर टूटने वाला है। अब मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठकर दूसरे कमरे तक भी नहीं जा पाती थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे और मेरे बारे में पूछते थे कि पूजा किधर है, वह नजर नहीं आती। जबकि मेरी माँ डरी हुई दरवाजे की तरफ देखते हुए बोल देती कि वह अपनी मौसी के घर चली गई है, इसकी वजह से वह यहाँ दिखाई नहीं देती। जबकि मुझे यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती कि मेरी माँ को मैं मेरे बारे में किसी को बताते हुए कितनी शर्म महसूस होती होगी। समय गुजरने के साथ साथ मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर तो मुझे देखते ही दूर चले जाते थे, कहते इस लड़की को अब हमारे पास लेकर मत आया करो, अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है और इसने जो किया है उसी की सजा भुगत रही है। मैंने कई बार रो रो कर भगवान से अपने पापों की माफी मांगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माफी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं हर वक्त माफी मांगती रहती थी। मेरी माँ ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। मेरी माँ के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहा था। अगर मेरी माँ मुझ पर रोक टोक करती, मुझे समझाती, तो आज मैं इस गलत राह पर नहीं चलती। हालांकि गलत काम से मेरी माँ ने शुरू में मुझे समझाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती अपनी माँ के सर पर थोप रही थी। हम जिस इलाके में रहते थे काफी अमीर इलाका था, और शायद हमारे जैसे अमीर फैमिली में इस तरह के कामों को गलत नहीं समझा जाता होगा। चाहे लड़के हों या लड़कियां, खुद अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं और उनके लिए किसी भी चीज की पाबंदी नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज भी मैं बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे इंसानों की मौत जल्द भी नहीं आती। वह लोग जब तक खुद को खत्म नहीं कर लेते और हड्डियां गल नहीं जाती, उन लोगों की आंखें बंद नहीं होती। मैं अब आप सबको यही बोलूंगी कि भगवान के लिए ऐसे गलत कामों में ना पड़े। अपनी मोहब्बत, अपना तन, अपना मन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए संभाल कर रखें। इस कहानी को सुनाने का बस यही मकसद है कि जो लोग इन गलत कामों में पड़ चुके हैं, भगवान के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन गलत कामों में ना पड़े। और अगर आप गलत कामों में पड़ चुके हैं तो अभी आपके पास समय है। अपने कदम पीछे खींच ले और अपने भगवान से माफी मांग ले और आगे से यह काम करने से तौबा कर ले, क्योंकि यह गंदगी का रास्ता है। गंदगी में कदम रखोगे तो गंदगी तुम्हारे शरीर से जरूर लिपट जाएगी, और इस गंदगी के दाग ऐसे होते हैं जो छुटाने से भी नहीं छूटते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पत्नी के गांव लौट जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। मेरी भी कुछ ऐसी जरूरतें थीं जो मैं पूरी करना चाहता था। मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक आंटी रहती थी। उनकी उम्र करीब 45 साल थी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और अगर उम्र की बात की जाए तो वह 45 की होने के बावजूद भी 30 के करीब ही लगती थी। मैं अक्सर उनसे हंसी मजाक कर लेता था, और आंटी भी काफी चुलबुली टाइप की थी। वह मेरे किसी भी मजाक का बुरा नहीं मानती थी। वह आंटी भी मुझसे खुलकर हर तरह की बातें करती थी। मैं अपने फ्लोर पर अकेला रहता था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए आंटी के पास चला जाया करता था। आंटी अपने दिलचस्प बातों से मेरा मूड फ्रेश कर देती थी। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने सोचा आंटी के पास जाकर टाइम पास कर लेता हूँ। उनसे बात करूंगा तो अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और घर की याद भी नहीं आएगी। मैं उनके घर गया तो आंटी चाय बनाने लगी, और जैसे ही वह चाय का कप देने के लिए झुकी तो उन्होंने अपना पल्लू जानबूझकर गिरा दिया। सामने का नजारा देखकर मैं बेकाबू हो गया। मैं समझ गया था कि आंटी को क्या चाहिए। तभी मैंने आंटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और उसके दोनों लड्डुओं को
अपने हाथों से पकड़कर। दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुज है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में रहकर जॉब करता हूँ। मैं एक बहुत ही शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में भी बहुत शर्म आती है। शादी से पहले भी मैंने किसी लड़की से बात नहीं की थी। एक बार मेरे दोस्त की चचेरी बहन ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की थी, तब मैंने ही उसको मना कर दिया था। मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन मैं किसी भी लड़की से कुछ बोल नहीं पाता था। हालांकि ये बात मैं बता दूं कि मेरी दिलचस्पी शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा आंटियों में रहती थी, क्योंकि आंटियों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और वह जल्दी से मान भी जाती हैं। यह उस समय की बात है जब मैं दिल्ली में किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शुरू में हमारे घर की हालत काफी अच्छी थी, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमा लेता था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे घर के हालात बिगड़ते चले गए। दरअसल हुआ ये था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी माँ गांव में ही रहती थी। जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मुझे अपने पूरे परिवार के साथ गांव वापस लौटना पड़ा। हम थोड़े दिन गांव में ही रहे और माँ की सेवा की। जब माँ की तबीयत में सुधार आने लगा तो मैं अपने पूरे परिवार को गांव में छोड़कर वापस दिल्ली आ गया। लेकिन इस बार मैं अकेले ही आया था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को साथ नहीं लाया था। पत्नी के साथ न होने की वजह से मेरी कुछ जरूरतें अधूरी सी रहती थीं। अब मैं सोचता था कि काश मुझे ऐसा कोई मिल जाए जो मेरी जरूरत पूरी कर सके। पर मैं इतना शर्मीला था कि किसी से बात तक करने में भी मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं आपको अपनी एक खासियत और बता देता हूँ कि मेरे परिवार की हर एक भाभी से मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं जिस फ्लैट में रहता था, उसी फ्लोर के नीचे एक भाई साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। मेरी उन लोगों से कभी कभी हेलो हाय हो जाती थी। जब मुझे वहां रहते रहते 6 महीने से ज्यादा हो गए तो उन लोगों के साथ मेरे घरेलू संबंध हो गए थे। हम कभी कभी साथ मिलकर लंच और डिनर भी किया करते थे और कभी कभी साथ में घूमने भी जाया करते थे। भाई साहब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे और वैसे भी मैं एक भरोसे वाला इंसान हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। आंटी मुझसे बहुत अच्छे से बात किया करती थी और मैं भी उनसे हंसी मजाक कर लिया करता था। जब आंटी के पति घर पर नहीं होते थे और आंटी को हॉस्पिटल या बाजार जाना होता था तो वो मेरे साथ ही जाती थी। इसी बीच हम आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और मुझे आंटी का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। आंटी जब भी अपने घर पर कुछ स्पेशल खाना बनाती थी तो वह मेरे लिए भी भिजवाती थी। एक बार की बात है कि तबीयत खराब होने की वजह से मैं काम पर नहीं गया। आंटी की दोनों बेटियां स्कूल चली गई थीं और उनके पति भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। मैं अपने कमरे पर अकेला ही रहता था। पर जब सब चले गए तो मैंने सोचा कि आंटी के पास जाकर ही टाइम पास कर लेता हूँ। उनसे थोड़ी देर बात करूंगा तो मेरा भी मन अच्छा हो जाएगा और मुझे घर की याद भी नहीं आएगी। जब मैं आंटी के पास गया तो वह किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे देखते ही वह बोली, क्या हुआ देवर जी, आज आप काम पर नहीं गए? मैंने कहा, नहीं आंटी, आज थोड़ी तबीयत खराब है और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूं और अपनी पत्नी पूजा को भी नहीं देखा है। आंटी कहने लगी, क्या यार, तुम भी मुझे हर वक्त आंटी कहकर हमेशा यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। देवर जी, तुम मुझे भाभी कहाँ करो। तो मैंने भी हंसकर कह दिया, ठीक है भाभी जी, अब खुश होना। मैं भाभी से किसी भी तरह की बात करने में नहीं शर्माता था। इसीलिए मैंने उनसे कहा, भाभी, आपको तो पता ही है कि हर आदमी की एक जरूरत होती है और मेरी पत्नी भी बहुत दिनों से मेरे पास नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। और इतना कहकर मैं हंसने लगा। वह बोली, बात तो आप सही कह रहे हो देवर जी, मैं समझ सकती हूं कि आप पर क्या बीत रही है। आप थोड़ी देर यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। आपको चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना कहकर भाभी चाय बनाने चली गई। मैं भाभी को ही देख रहा था। वह बहुत ही प्यार से मेरे लिए चाय बना रही थी। थोड़ी देर बाद वह कुछ लेने के लिए झुकी तो उनका वह नज़ारा देखकर मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी।
मेरी निगाहें रह रहकर उनके उन कयामत भरे अंगों पर उठ रही थीं, और जब भी ऐसा होता था तो मेरे तन बदन में हलचल सी मच जाती थी। भाभी कहने को तो काम कर रही थीं, पर उनका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं, और वह भी इस बात पर खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझसे बोली, यह लीजिए देवर जी, आप चाय पी लीजिए। मैंने कहा, अगर आप पिलाओगी तो जरूर पीऊंगा। भाभी, इतना कहकर हम दोनों हंसने लगे। भाभी बोली, आप बहुत ही शैतान हो रहे हो। मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और भी शैतानियां कर सकता हूं। मेरी तबीयत खराब है, अगर आप मेरी बात मान लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता था भाभी का भी मन है, लेकिन वह दिखावे का विरोध करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह चाय का कप उठाने के लिए झुकी तो उन्होंने जानबूझकर अपना पल्लू गिरा दिया। अब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने कुछ भी न सोचते हुए उनको जल्दी से गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया और उनसे जी भरकर प्यार किया। मैंने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर उनको खुश कर पाया। मेरी मेहनत देखकर भाभी बोली, अरे देवर जी, आपकी पत्नी तो आपसे बहुत खुश रहती होगी। तुम्हारे भाई साहब तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती हूँ और उनका मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है। ऑफिस से आते हैं और खाना खाकर चुपचाप सो जाते हैं। मैं उनके लिए तैयार बैठी रहती हूँ, पर वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी जी, अब से मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको मिलना चाहिए। इतना सुनकर भाभी मेरे गले लग गई। अब तो यह सिलसिला रोज ही चलने लगा था। मैं भाई साहब के ऑफिस निकल जाने के बाद थोड़ी देर के लिए भाभी के पास जाया करता था और उनको वह सुकून देता था जिसकी उन्हें जरूरत थी, और मैं भी इन सब के बाद ही मैं ऑफिस जाया करता था। कभी कभी भाभी को यह डर सताता था कि मैं कहीं किसी को कुछ बता ना दूं। मैंने भाभी से कहा था, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं एक बहुत ही भरोसे वाला इंसान हूं। मैं औरतों की बहुत कदर करता हूं और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सिलसिला चलता रहा और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। कुछ दिनों बाद हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ गई थी। पत्नी के आ जाने के बाद मैं ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता था और भाभी को बहुत ही कम समय दे पाता था। कभी कभी तो मैं उनके पास जा ही नहीं पाता था। मेरी पत्नी को भी शायद अब शक होने लगा था कि जरूर उसके पीठ पीछे मैं कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वह बोली, क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? मैंने कहा, भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें याद ना करूं। मुझको पता था कि उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। पत्नी के आ जाने के बाद से भाभी के पास जा ही नहीं सका और मैं उन्हें बहुत याद करने लगा था। एक बार जब मैं उनके पास गया तो भाभी बोली, आप बहुत ही बदल गए हो देवर जी। जब से आपकी बीवी वापस आई है तब से आप तो मुझे भूल ही गए हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मेरी पत्नी को मुझ पर शक होने लगा है और वह मुझको आपके पास नहीं आने देती है। मैं फिर भी आपके लिए समय निकाल लेता हूँ और आपके पास चला आता हूँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद हम दोनों आपस में समा गए और फिर मैं ऑफिस चला गया। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी को मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान मिले। अब तो उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह बोली, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा उस चुड़ैल के साथ चक्कर चल रहा है। मैं अभी जाकर सब कुछ भाई साहब को बता दूंगी और तुम दोनों का पर्दाफाश कर दूंगी। मैंने कहा, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मैं अब कभी भी उनसे बात नहीं करूंगा। वह इतना गुस्से में थी कि रोने लगी और बोली, मैं गांव में आपकी माँ की सेवा करने में लगी हुई थी, आपके बच्चों को पालने में लगी हुई थी, और आप इधर मुझे धोखा दे रहे थे, दूसरी औरत के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? क्या यह जरूरतें आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि आप अपनी पत्नी को धोखा दोगे? अरे, अगर मैं इतने दिनों तक आपके बिना रह सकती हूँ तो आप क्यों नहीं रह सकते? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर फिर भी आपको उस औरत से इतना ही प्यार है तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और आपकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यह मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरा ही बनकर रहना होगा।
नहीं तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं गांव चली जाऊंगी और वहीं रहकर आपकी माँ की सेवा करती रहूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि आप तो मुझे अपनी माँ की सेवा के लिए लाए हो। प्यार नौछावर करने के लिए तो वह चुड़ैल है ना। मैं समझ चुका था कि मैं अपने कुछ पलों की जरूरत के लिए अपनी पत्नी का दिल दुखाया है। मैंने उससे माफी मांगी और बोला, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम कहीं भी मत जाओ और मेरे साथ ही रहो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, हमारे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं तुम लोगों के बिना जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। इसके बाद से मैं कभी भी भाभी के पास नहीं गया। मैंने भाभी को भी सारी बात बताई और भाभी से भी माफी मांगी। अनुज और रिया की कहानी का आरंभ बेहद साधारण था, लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव और लगाव पनपने लगा, जो खुद उनके लिए भी अचंभित कर देने वाला था। अनुज के बड़े भाई से शादी के बाद रिया उस परिवार में आई और परिवार के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह सरल, समझदार और हर किसी की मदद करने वाली थी। अनुज, जो उससे कुछ साल छोटा था, अपने परिवार में सबसे अलग स्वभाव का था। थोड़ी मासूमियत, थोड़ी नादानी और कभी कभी मनमर्जी करने वाला। रिया ने अनुज में वो सरलता और अपनापन महसूस किया जो शायद किसी और में नहीं था। एक दिन परिवार में सभी लोग बाहर गए थे और घर पर केवल अनुज और रिया ही थे। रात के समय बिजली चली गई और दोनों एक ही कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे थे। वो पहली बार था जब दोनों ने इतनी देर तक अकेले एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में खामोशी छाई हुई थी। अनुज की नजरें रिया पर जा ठहरीं और रिया ने महसूस किया कि अनुज की आंखों में एक गहराई है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। उस पल में रिया को खुद से अनजाने में अनुज के लिए एक अलग तरह की भावनाएं महसूस होने लगीं। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों से लेकर दिल की बातों तक का सफर तय हुआ। एक बार रिया बीमार हो गई थी और अनुज ने पूरे दिल से उसकी देखभाल की। उसने रिया के लिए अपनी पूरी कोशिश की ताकि उसे आराम मिले। रिया के दिल में अनुज की इस निस्वार्थ सेवा ने एक खास जगह बना ली। अनुज का उसके करीब आना उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था, जैसे वह उसके बिना अधूरी है। एक शाम जब दोनों पास के पार्क में टहलने गए, रिया ने अनुज के हाथ को हल्के से पकड़ लिया। अनुज हैरान हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसमें उनके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अनुज ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, भाभी, आपके बिना ये दुनिया बहुत सूनी लगती है। रिया ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द भी था। उन्हें एहसास था कि ये जो भावनाएं उनके दिलों में पनप रही हैं, उन्हें बाहर आने का हक नहीं है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। हर दिन वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, पर साथ ही खुद को समझाने की भी कोशिश करते कि ये रिश्ता असंभव है। रिया का मन अनगिनत भावनाओं से घिरा हुआ था, पर वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रही थी। अनुज भी समझ चुका था कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वो पल जी लेना चाहता था जो उसे रिया के करीब ले आए। आखिरकार एक रात उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को अलविदा कह दिया, जानते हुए कि उनका प्यार कभी सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस तरह दोनों ने अपने प्यार को हमेशा के लिए अपने दिलों में बंद कर लिया। यह अधूरी प्रेम कहानी एक गहरी वेदना और भावनात्मक जुड़ाव की मिसाल थी, जो समाज की सीमाओं को पार न कर सकी, लेकिन उनके दिलों में अमर हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जब ज्योति ने कोई विरोध नहीं किया तो पीयूष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। ज्योति को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे यह सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद पीयूष ने ज्योति के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे अपने बेडरूम में आराम से लेटी हुई थी। अगर यह आम दिन होता तो उसकी सांस ने जरूर कोई ना कोई ताना मार ही दिया होता, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। सब लोग बड़े खुश थे और ज्योति को भी आज से घर के कामों में थोड़ी राहत मिलने वाली थी। वह एक साधारण घरेलू महिला थी
लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो सकता था। शादी को 7 साल हो चुके थे और शादी से पहले वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती। लेकिन शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वालों का बड़ा घर था और उनके इकलौते बेटे यानी उसके पति सब कुछ अकेले संभाल लेते थे। आज का दिन उसके लिए खास था। सब खुश थे, लेकिन ज्योति के मन में एक अजीब सा खटका था। जब वह अकेले कमरे में थी तो उसे 2 महीने पहले का एक किस्सा याद आ गया। उस दिन वह बस में बैठी हुई थी और सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वह पीयूष का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा। लेकिन जब उसने फिर से सोने की कोशिश की तो कुछ देर बाद पीयूष का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। उस समय ज्योति ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि यह गलती नहीं, बल्कि पीयूष जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने 1-2 बार अनजाने में उसे छुआ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। ज्योति उस वक्त मायके में एक शादी में गई थी और अब वह वापस देहरादून लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ज्योति को अकेले ही भेज दिया। उन्होंने फ्लाइट से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मायके से जल्दी लौटना पड़ा और इसलिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तब ज्योति ने स्लीपर बस का टिकट लिया, लेकिन उसमें भी अकेली सीट नहीं मिली, तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी ज्योति की बहन ने कहा कि पीयूष को भी देहरादून जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह ज्योति की बहन ने पीयूष को उसके साथ भेज दिया। पीयूष उसकी बहन का भतीजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। दोस्तों, हमेशा पीयूष ज्योति से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि ज्योति के साथ पीयूष जा रहा है। लेकिन बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर पीयूष ने ज्योति के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। ज्योति ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यह यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन पीयूष ने ज्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त ज्योति ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब महसूस कर रही थी। पीयूष जवान था, लगभग 26 साल का, और ज्योति जानती थी कि वह देखने में भी अच्छा था। ज्योति भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। उसे पता था कि पीयूष उस पर आकर्षित था। वह हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि ज्योति का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था। हालांकि ज्योति अब मिडिल उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। जब वह 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती का सब पर गहरा असर होता, और यह चीज ज्योति के अंदर एक अजीब से गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो ज्योति के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब पीयूष शादी के दौरान उसे मस्ती करता या कभी कभी हल्का स्पर्श करता तो ज्योति को मजा आता था। कई बार उसने ज्योति से नजरों और स्पर्श के जरिए सुख लिया, लेकिन ज्योति ने कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शादी के घर की भीड़भाड़ में पीयूष कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ ज्योति के शरीर से टकरा ही जाता और वह उसे झटक देती थी। दोस्तों, कल ही की बात है। शादी में ज्योति कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी अचानक पीयूष अंदर आ गया। उस समय ज्योति साड़ी पहन रही थी। पीयूष के अंदर आने पर ज्योति एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करें। वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और पीयूष को देखती रही। तब पीयूष की नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब ज्योति को एहसास हुआ कि पीयूष कहाँ देख रहा है, तब उसने जल्दी से पल्लू ओढ़ लिया। पीयूष ने सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन ज्योति को देहरादून वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर पीयूष को भी साथ ले लिया। ज्योति को भी पीयूष के साथ देहरादून जाने में कोई एतराज नहीं था, क्योंकि बस के सफर में उसके साथ देने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। शादी की भागदौड़ से थकी हुई ज्योति और पीयूष बस पर लेट गए।
एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर ज्योति खिड़की की तरफ थी, जबकि पीयूष बाहर की तरफ लेटा था। जब बस को चलते चलते 4-5 घंटे बीत गए, तब सभी लाइटें बंद हो गईं। अब बस बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं। खिड़की से आती रोशनी से ज्योति को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक पर्दा अटक गया था। तब पीयूष ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद की। तब उसका हाथ ज्योति के कंधे से हल्के से छू गया। न जाने क्यों उस हल्के स्पर्श ने ज्योति को कुछ अलग सा महसूस कराया। पीयूष ने आखिरकार पर्दा बंद कर दिया, और चूंकि अंदर ठंड भी ज्यादा थी, ज्योति ने पीयूष से अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब पीयूष ने कहा, ओढ़नी क्यों? बस में डरने के लिए कंबल है ना? इस पर ज्योति बोली, नहीं, मुझे बस वाले के कंबल से अजीब सा लगता है। तब पीयूष ने बैग से ओढ़नी निकालने के लिए बैग खोला और गलती से ज्योति की इनरवियर बाहर आ गई। इस पर ज्योति ने हंसते हुए उसे जल्दी से छिपा लिया और पीयूष भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाली। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए ज्योति को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि पीयूष उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब ज्योति ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही पीयूष का हौसला बढ़ता गया और अब वह ज्योति के हाथ को हल्के से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच बस एक शांत माहौल में चल रही थी। ज्योति को ऐसा लगा कि शायद अब पीयूष बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़नी के नीचे पीयूष का हाथ सरक रहा है। वह शायद यह सोच रहा था कि ज्योति गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। ज्योति को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटी रही। फिर पीयूष ने उसकी ओढ़नी हटाकर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभ के पास घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर ज्योति के नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गाल को सहला रहा था। ज्योति हैरान रह गई थी। कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने कुछ समय रुककर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दोस्तों, जब ज्योति ने कोई विरोध नहीं किया, तो पीयूष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। ज्योति को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे यह सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद पीयूष ने ज्योति के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर ज्योति अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। यह स्पर्श ज्योति को बेहद परिचित लग रहा था और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और संयमित थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। पीयूष के इस स्पर्श में ज्योति खुद को भूलने लगी। वह भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसका राह देख रहा है। वह भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय वह बस एक औरत थी जिसे किसी के सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद पीयूष भी सोच रहा था कि ज्योति गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि ज्योति सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब पीयूष ने अपना हाथ ज्योति के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरकाई और धीरे धीरे ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब पीयूष की सारी उंगलियां उसके भीतर थीं और उसका यह कदम ज्योति को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गईं, ज्योति की ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी उस प्रतिक्रिया से पीयूष को हरी झंडी मिल गई थी। उसने ज्योति को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। पीयूष की इस हरकत से ज्योति के शरीर में एक अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा और वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। ज्योति पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। ज्योति को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था। दोस्तों, ज्योति के इस रवैये को देखकर पीयूष ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा।
ज्योति अब खुद को पीयूष के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। तब पीयूष फटाफट अलग हो गया और ज्योति भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। पीयूष थोड़ा शर्माया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खा आते हैं। तब ज्योति ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों खाना में पेट नहीं भरा? क्या होटल का खाना पसंद नहीं आया? अब थोड़ी भूख रखो, लौटकर फिर से टेस्ट लेनी है तुम्हें। फिर पीयूष खुशी से नीचे उतरा और ज्योति को उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और ज्योति को पीयूष की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। अब पीयूष ज्योति को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। उन्होंने ने खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर खेल रहे थे। ज्योति भी यह सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पीयूष से पूछा, पीयूष, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस पर पीयूष ने ज्योति की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी, अब है। तब ज्योति ने चौंक हुए पूछा, कौन है वह? और तुम देहरादून जा रहे हो उसी से मिलने के लिए? तब पीयूष मुस्कुराकर बोला, वह मेरे सामने बैठी है, उसे मिलने कहाँ जाना है? इस मजाक पर ज्योति जोर से हंस पड़ी और बोली, बहुत मजाकिया हो तुम। फिर आगे पूछने लगी, उसका कोई नाम तो होगा ना? तब पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो उसका नाम पता ही है। ज्योति हंसते हुए बोली, अरे पीयूष, अब तुम मुझे ज्योति कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यहाँ व्यवहार कर रहे हो? पीयूष ने हंसते हुए कहा, ज्योति, तुम हंसती बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम आंटी कहने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद ज्योति ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे ये बातें सुनने की आदत नहीं रही। अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अभी जल्दी खा लो। तब पीयूष ने कहा, मैं बिल दे देता हूँ, तुम बस में जाओ। ज्योति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। दोस्तों, इधर ज्योति बस में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। ज्योति के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में एक ख्याल भी आया कि जो मैं कर रही हूँ, क्या यह सही है या फिर इसे रोकना चाहिए? फिर भी उसकी वासना जो पीयूष ने जगाई थी, उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता, यह भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब ज्योति ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस निश्चय के साथ ज्योति बस में बैठी खिड़की से बाहर पीयूष की राह देख रही थी। जैसे ही पीयूष आया, ज्योति ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ने का इशारा किया। फिर पीयूष पर्दे लगाने लगा। तभी ज्योति ने उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब बस सड़क पर चलने लगेगी तब अपनी गाड़ी चलाना। लेकिन याद रखना, मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। उस क्षण ज्योति ने पूरी तरह से महसूस किया कि पीयूष के दिए उस जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे दोनों थक चुके थे। बस में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और गांव की देवी की आराधना करने के बाद अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह बस के छेकर की आवाज से उनकी आंख खुली। वह कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में देहरादून का पहला स्टॉप आने वाला है। तब पीयूष ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, घर चलो, फ्रेश होकर जाना। मैं हमारे ड्राइवर को बोल दूंगी, तुम्हें जहां जाना हो वह वहां छोड़ देगा। तभी पीयूष बोला, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। फिर पीयूष ने ज्योति का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से ज्योति को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके ज्योति ने फिर से उसके जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसके बाद जब पीयूष का स्टॉप आया, तब वह बस से उतर गया। बस से उतरते समय ज्योति ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जैसे ही पीयूष बस से उतरा, ज्योति खिड़की से उसे जाते हुए देखने लगी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब ज्योति के मन में हल्की सी बेचैनी थी।
लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शांति दी। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत थी, या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव। लेकिन एक बात तय थी, वह पल हमेशा ज्योति और पीयूष के दिल और जहन में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और ज्योति अपने ख्यालों में खो गई। पीयूष के साथ बिताए हुए वह लम्हे अब उसके यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसके स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ जैसे अभी भी उसके साथ था। ज्योति समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वह एक सफर का हिस्सा था, एक ऐसा सफर जिसने उसे उसकी अपनी इच्छाओं से मिलवाया, उन ख्वाहिशों से जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही ज्योति के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या यह सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब था, नहीं, मैंने वह किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा, और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा कि पीयूष का वह आत्मविश्वास चेहरा ज्योति के मन में हमेशा के लिए बसा रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह जादू भरी रात उसके लिए कभी न खत्म होने वाली याद बन गई। यह सफर उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन ज्योति के लिए यह मोड़ उसकी जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ देती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद पीयूष के साथ वह सफर ज्योति के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब यह सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा ज्योति के साथ रहेगी। इन सब के बाद ज्योति ने एक गहरी सांस ली और उस सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। निर्देश हर सफर जरूरी नहीं है कि किसी मंजिल पर जाकर खत्म हो। कुछ सफर हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं, और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने पीयूष और ज्योति को खुद से रूबरू कराया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।